नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश भी होंगे और हो सकता है कि आप अपने पेपर से थोड़े बहुत नाराज़ भी होंगे। कोई उस दिन को कोस रहा होगा, तो कोई राजस्थान में पड़ने वाली भयंकर गर्मी को भी कोस रहा होगा। खैर, जो बात बीत गई है, उस पर हमें ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। विचार ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जीवन में वो विचार आगे काम आए। फिर पहले मैं बात बता देता हूँ, मैंने 2-3 दिन पहले आंसर की जारी की थी और उस समय मैंने आपको बताया था, आप सबकी जो पेपर था आप सबकी माँग के अनुरूप मैंने कोशिश की थी और उस समय कुछ क्वेश्चन थे, वो सस्पेंसिव थे, तो मैंने कहा था कि इनको हम आरपीएससी पे छोड़ देते हैं। कुछ क्वेश्चन जो डाउटेबल थे बट मैंने कुछ आंसर दिए थे। मैंने जिस रेफरेंस बुक का सहारा लिया, हो सकता है वो एक एकांकी बुक रही होगी। मैंने आपसे सुझाव माँगे थे कि आप मुझे एक व्हाट्सएप नंबर भी मैंने दिया था कि आप मुझे सुझाव दीजिए, मैं एनालिसिस करूँगा और उसके बाद जो प्रश्न मुझे लगेगा कि हाँ, इसमें चेंज होना चाहिए, तो वो चेंज भी करूँगा। तो मैंने एक संशोधन वीडियोज़ के बारे में आपसे बात करी थी। मैं आज उस संशोधन वीडियो को लेकर के आया हूँ। कुछ प्रश्न हैं, जिस पर हम डिस्कस करेंगे, विचार करेंगे। रही बात विद्यार्थियों, आप सबके मन में इस समय एक और प्रश्न चल रहा है, मेरिट को लेकर के और न जाने रोज़ाना कितने बच्चे जो मेरे प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े हुए थे, तो कम से कम 15-20 एक तो क्योंकि मेरा प्लेटफ़ॉर्म बहुत छोटा था आपको पता हो तो, जो भी सुन रहे हैं मित्र वो। छोटे से प्लेटफ़ॉर्म से मैंने केवल एक सिंपल सा काम किया था, आप ज्योग्राफ़ी के सारे स्टूडेंट जानते हैं। एक तो रिमोट सेंसिंग का मैंने चैप्टर पढ़ाया था। आप सबको दिल की आत्मीयता से धन्यवाद दूँगा कि आपने विश्वास करके उस कंटेंट को पढ़ा और आप 90% उसमें से प्रश्न सही करके आए। जितने भी बच्चों का मुझे रिस्पॉन्स मिला है, मैं मानता हूँ कि आपकी सफलता में बड़ा तो नहीं कह सकता लेकिन एक छोटा-सा सहयोग मेरा। जो हमने कठिन चैप्टर का कोर्स चलाया था, उसमें सांख्यिकी, रिसर्च मेथोडोलॉजी, कार्टोग्राफी और ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी थी। ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी ने धोखा ज़रूर दिया है हमें, लेकिन बाकी वाले 3 में हमें आशा से बढ़कर सफलता मिली। अच्छा है, बहुत सबको मैं परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि जिनके भी अच्छे मार्क्स हैं, वो ज़रूर मंजिल को प्राप्त करेंगे। मैं बात मेरिट पे डिस्कस कर रहा था, फिर मैं जो भी प्रश्न होगा, डाउट होगा, उस पर बात करेंगे अभी। अभी तो अपन फ्री है, तो आप इस समय मेरिट को लेकर के बहुत आशान्वित हैं। बहुत सारे लोगों ने भूगोल विषय की मेरिट जारी भी की है। मैं नहीं समझता कि मार्केट में बच्चों के पूर्ण व्यू आने से पहले हम एक अपेक्षित मेरिट बता दें कि यहाँ तक मेरिट जाएगी। मेरा अपना मानना है, हो सकता है कि उन्होंने बहुत सारा एनालिसिस कर लिया होगा, उसके बाद मेरिट जारी की होगी। मैं प्रयास कर रहा हूँ, मोटी-मोटी बात ये है कि मैं 2 दिन तक प्रयास कर रहा हूँ। काफ़ी कुछ डेटाज़ मैंने कलेक्ट किए हैं। अनुमान के मैं नज़दीक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पूर्व के जो मित्र हैं, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर लगे हुए हैं, ऑनलाइन फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, उनसे भी हम डिस्कस कर रहे हैं। और डिस्कस करने के बाद एक बड़े अनुमान तक पहुँचेंगे कि संभावित फाइनल मेरिट ये रह सकती है और इंटरव्यू की मेरिट ये रह सकती है। तो मैं जल्द ही लाइव तो मैं आता नहीं क्योंकि इतना मैं हाईटेक हूँ नहीं। अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर आप कभी लाइव आकर के और हमसे रूबरू नहीं होते।
बस छोटी सी फैमिली में जब भी समय मिलता है तो क्लास रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, और निकट भविष्य में कभी इतना एक्सपर्ट बन गया तो लाइव भी आऊंगा, प्रयास भी करूंगा आप सबके लिए, पहले भी किया है, आगे भी करेंगे। दूसरा, इंटरव्यू की मैंने बात की थी आपसे पूर्व में भी कि मैं इसका भुगत भोगी रहा हूं। देखो, मैंने जो भी काम किया है, जिस बात से मुझे पीड़ा पहुंची पिछले वर्षों में, मैंने उसी चीज को आप तक पहुंचाने की कोशिश की। मैं 2016 की भर्ती में जिस मैटर से रह गया था, मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं हो पाया, तो मैंने पाया कि हमें प्रैक्टिकल पे काम करना चाहिए, तब जाकर के हम सफल होंगे। तो मैंने प्रैक्टिकल को पूरा कंप्लीट किया, सिलेक्शन हो गया और बढ़िया तरीके से मार्क्स भी आए। तो मैंने ये कोशिश की कि आप तक मैं प्रैक्टिकल का पोर्शन पहुंचा। अच्छा हुआ, बढ़िया रिजल्ट रहा। 200 बच्चों का सम्मानजनक, यूं कह सकता हूं मैं, कोर्स रहा। अब उसमें आप बाकी वाले चैप्टर में कितना कर पाए, ये आप पर डिपेंड करता है। फिर मैंने पिछली भर्ती, मेरा सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन मैंने एक बहुत ही बड़ा मैटर फील किया कि मैंने पहली बार इंटरव्यू दिया। कभी मैं मॉक इंटरव्यू में नहीं गया। हाँ, स्कूल एजुकेशन पढ़ाया खूब है, अभिव्यक्ति कौशल भी अच्छा खासा है, लेकिन उस इंटरव्यू रूम की क्या मनोदशा होती है, बोर्ड मेंबर की क्या मनोदशा होती है, और जो प्रोफेसर बैठते हैं बोर्ड में, उनका क्या व्यू रहता है, किस तरीके की साइकोलॉजी रहती है, वो मैंने पहली बार फेस की थी। वहां मैं थोड़ा मात खा गया था। फिर आप सबकी दुआएं, उस समय जो मेरे स्टूडेंट थे स्कूल एजुकेशन में, उनकी दुआओं से भले ही मैं 9 नंबर लेकर के आया, लेकिन राजस्थान में मेरी मेरिट 14वीं थी। अब इस बार मैंने प्रयास किया, दिल में ठाना है कि वो जो समस्या, जिस समस्या से मैं गुजरा था, उस समस्या को मैं बच्चों तक, या जो मेरे मित्र हैं, साथी जुड़े हुए हैं, उस तक नहीं पहुंचने दूं। तो मैंने दिल में ठान रखी है कि जल्द ही हम असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के बैच को शुरू करेंगे, और इतनी प्लानिंग के साथ करेंगे कि ज्योग्राफी में हमें कौन कौन से पोर्शन को किस किस तरीके से तैयार करना चाहिए, बेसिक चीजें क्या तैयार करनी चाहिए, आंसर देने का तरीका क्या होना चाहिए, पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए, इन सब बातों पर मैं और जो मेरे मित्र जो लगे हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों भर्तियों में, मैं उनसे काफी डिस्कस करूंगा और उनके सारे आइडियाज को कलेक्ट करके और एक कोर्स के रूप में आप तक लाने की कोशिश करूंगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरीके से हमने जो पूर्व की हमारी जो 2 कोर्सेज रहे, एक तो जियो स्पेशियल का और एक कठिन चैप्टर का, वो, और एक जो मैंने यूट्यूब पे 28 वीडियो डाले थे, आपके लिए रामबाण सिद्ध हुए हैं। अभी बच्चे कह रहे हैं कि सर थोड़ा पहले देख लेते, थोड़ा सीरियसली देख लेते तो बहुत अलग जाता। खैर, वो जो बात बीत गई उसको छोड़ दो। अब आगे जिनकी भी इंटरव्यू में संभावना बनती है अप्रोक्सीमेटली मेरिट के अंदर आ जाए, तो हम मिल करके और एक साझा प्रयास करेंगे। जिनके भी अच्छे नंबर आ रहे हैं, पहले मैं बता देता हूं, जिनके भी अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म के व्हाट्सएप नंबर पर मुझे अपने नंबर बता दें। ये बात आपकी गोपनीय रखी जाएगी। मैं किसी को ये नहीं कहूंगा किस स्टूडेंट के कितने नंबर आते हैं, ताकि हम मोटा मोटा ये अनुमान लगा सकते हैं कि मेरिट कहां जाएगी। तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके बता दें, भले ही अपना नाम पता गोपनीय रखें, ताकि आप तक भी एक जानकारी कलेक्ट हो जाए कि मेरिट, अपेक्षित मेरिट वो है। और आप अपेक्षित मेरिट के पास होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचा रहेगा और आप इंटरव्यू की शानदार तैयारी करोगे। तो जो भी स्टूडेंट है, और कम नंबर वाले भी, मैं तो कहता हूं 90 नंबर वाला भी गिल्टी फील ना करें अपने आप को। जिसके भी 90 नंबर तक आते हैं, कैटेगरी में 85 नंबर तक आते हैं, वो भी मुझे मैसेज करके और बताएं जरूर, ताकि हम हमारे भाइयों के लिए अच्छा कर सके आगे। तो मेरा इंटरव्यू में बहुत अच्छा करने का प्लानिंग है इस बार। मैं और जो हमारे साथी मित्र हैं भूगोल के अंदर जुड़े, वो सब मिल करके बहुत शानदार करेंगे।
और बनती कोशिश तो यदि अपना अच्छा प्लेटफॉर्म और ज़्यादा लोग जुड़ गए तो फिर हम एग्ज़ाम से थोड़े पहले ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू भी रखेंगे, जोधपुर में या जयपुर में। खैर वो एक अलग बात है, आगे का मैटर है। चलो इस पर बात होती रहेगी। अब सीधे मैं वो जो डाउट वाले मेरे क्वेश्चन थे जिस पर मैंने वर्क किया है, उस क्वेश्चनों की मैं बात कर लेता हूँ। भाई किस क्वेश्चन को हम चेंज करेंगे या एक चेंज मानेंगे, उसमें क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो सबसे पहले जैसे पहला पहला जो प्रश्न पत्र था, और मैं उन्हीं पर डिस्कस करूंगा ज्यादातर जो मैंने डाउट में छोड़ रखे थे, और कुछ प्रश्नों के मैं आंसर चेंज करवाने वाला हूं। तो पहला जो पेपर था हमारा, पहले पेपर में 16वां जो क्वेश्चन था, आपको पता हो तो 16वें क्वेश्चन को मैंने छुड़वाया था। आप एनालिसिस कर सकते हैं। हालांकि उस समय ये जो प्रश्न था, ईमेल प्रश्नावली के नुकसान है, ईमेल प्रश्नावली के नुकसान है, ये मैंने उस समय आरपीएससी पे छोड़ा था। तो जहां तक मैंने मेरे सोर्स है उनको ढूंढ करके और एक बड़ा बड़ा अनुमान लगाने की कोशिश की है, इसमें अपना ये जो ऑप्शन है ए और बी, ये सही बैठेगा। देखो मैंने मित्रों से भी डिस्कस किया है जो पूर्व में असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए थे, रिसर्च पे भी अच्छे काम कर रहे हैं, और दो चार मैंने बुकें भी अलग अलग बुकों के सोर्स से देखा है। तो नॉर्मली मैं थोड़ा, ये जैसे ईमेल लिखा हुआ है इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि हम सिंपली प्रश्नावली के नुकसान पे जाकर के देखें तो वहां हमें एक चीज क्लियर हो जाता है कि भाई मूल रूप से अपन प्रश्नावली के जो दोष है उन दोषों के अंदर देखेंगे तो ए एक और दो, ये दोष निकल करके आना चाहिए। फिर भी मैं ये मानता हूं कि इसको हम आरपीएससी पे छोड़ दे तो ठीक रहेगा, लेकिन मेरा जो आइडिया है वो यही रहेगा, ए और बी। आप ये मत माने कि सर आपने कह दिया वही सही है, बट मैं एक सिंपली मेरे अकॉर्डिंग कह सकता हूं। तो ये पहला मेरा करेक्शन रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगला जिस प्रश्न को मैं करेक्शन करवाने वाला हूं, वो करेक्शन नहीं है, मैंने सस्पेंस में छोड़ा था। 48वां क्वेश्चन है, आप ले आइए, क्वेश्चन नंबर 48। अभी तक इन प्रश्नों के मैंने उत्तर चेंज नहीं किए, मैंने केवल मात्र ये दोनों ही प्रश्न आरपीएससी पे छोड़े थे, और अब मैं मेरे आइडियाज से इनके आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई ये क्वेश्चन हो सकता है, और जो भी मैं अभी बता रहा हूं इन पे थोड़ा सा विश्लेषण करने के बाद ये चीज निकली है। ओके, काफी स्लाइड लंबी है। क्वेश्चन नंबर 48, ये क्वेश्चन था कि कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक की मान्यताएं। मैंने उस समय कहा था कि भाई सिंपली कोई भी कोरिलेशन को अपन पढ़ते हैं तो ये तीनों गुण मिलते हैं, लेकिन कार्ल पियर्सन के अंदर ये दो तो मुझे मिल गए, ये जनरलाइजेशन वाला मिल नहीं रहा है। और फिर मैंने, जो मेरे स्टूडेंट थे उसने मुझे सोर्स दिया कि सर ग्रेजुएशन के अंदर जो इकोनॉमिक्स की बुक चलती है, सांख्यिकी के मूल तत्व है, उसमें आप ढूंढिए। और मैंने बच्चों से सोर्स मंगाया तो वहां ये तीनों सही जा रहे हैं। तो जो 48वां क्वेश्चन है उसके अंदर 4 नंबर ये सही बैठ रहा है, ये करेक्ट है। इसमें अभी आरपीएससी पे सस्पेंस डालने की जरूरत ही नहीं है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो मैं करेक्शन करवाने वाला हूं क्वेश्चन, वो है 67वां। हालांकि वो भी मैंने सस्पेंस में डाला था, अभी तक मैंने उत्तर चेंज किसी का नहीं किया है। सस्पेंस वाले हैं उनका मैं आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं।
क्वेश्चन नंबर 67। ये क्वेश्चन 67 में क्वेश्चन में मैंने आपको कहा था कि भाई ऑजाइव और संचयी आवर्ती वक्र तो है, गाल्टन को अभी तक मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, अपने स्टैटिक्स के अंदर पढ़ा नहीं, ज्योग्राफी में। तो मेरे बच्चों ने, जो स्टूडेंटों ने जो सोर्स बताया अपने मित्रों ने, उस सोर्स के हिसाब से इसमें तीनों सही बैठ रहे हैं। और मैंने एक अनुमान के तहत, आइडिया के तहत आपको बताया था कि भी तीनों हो सकते हैं, मे बी पॉसिबल। तो ये तीनों ही है, और ये भी आपको इकोनॉमिक्स वाली बुक के अंदर मिल जाएंगे। ओके, तो ये भी मेरा सस्पेंस में था, आंसर मैंने चेंज नहीं किया, ये दो चीज तो मुझे लग ही रही थी, और गाल्टन मेथड्स भी है, तो इसमें भी ये तीनों आ जाएंगे। उसके बाद विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न है 68वां, इस प्रश्न का आंसर दो बुकों में अलग अलग है। हालांकि मैंने जेपी शर्मा को पढ़ा नहीं, वरना जेपी शर्मा ऑथेंटिक बुक है। एक पीआर चौहान और के मौर्य की बुक थी, वो थोड़ी मेरे पास लेटेस्ट थी, उसको मैंने देखा। जेपी शर्मा का ओल्ड वर्जन था, तो उसको मैंने देखा नहीं। मैंने उसके हिसाब से आपको आंसर दिया था केवल औसत मासिक तापमान का। उसमें जो क्लॉक आरेख बताया हुआ है, यदि आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो उसी व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए, मैं उस बुक को और एविडेंस सहित आपको दे दूंगा। और जेपी शर्मा में भी बाद में मैंने देख लिया, मेरे स्टूडेंटों ने जेपी शर्मा का भी भेज दिया। दोनों के अंदर क्लॉक चार्ट बताया हुआ है, क्लॉक चार्ट कह दें या क्लाइमेटोग्राफ कह दें, या ये ध्रुवीय चार्ट कहते हैं, पोलर चार्ट कह दें, या इरविन रेंज ने इसको आरेख कहा है। ये सारी चीजें उसके अंदर लिखी, दोनों में ही लिखी हुई है, लेकिन बनाने का प्रक्रिया दोनों की अलग अलग थी। तो उस हिसाब से मैंने केवल औसत मासिक तापमान आपको बताया था। लेकिन मैं अब मानता हूं कि जेपी शर्मा, उस बुक से जेपी शर्मा ज्यादा ऑथेंटिक है। तो जेपी शर्मा के हिसाब से इसमें ये दोनों विकल्प सही रहेंगे, औसत मासिक तापमान और औसत मासिक वर्षा। आप चाहते हैं तो मैं दोनों ही एविडेंस मेरे टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। और टेलीग्राम चैनल एन के ज्योग्राफी पॉइंट है, इस पर आप जुड़ जाइए, अभी तक नहीं जुड़े हैं तो। एन के ज्योग्राफी पॉइंट, यही अपना टेलीग्राम चैनल है, यही अपना यूट्यूब चैनल है जिसको आप देख रहे हैं, और यही अपना एप्लीकेशन है, ऐप है। गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी उम्मीद है कि ज्योग्राफी के अंदर हम बहुत अच्छा करेंगे, बहुत शानदार करेंगे। स्कूल व्याख्याता के लिए जो अपेक्षाएं आपने मेरे से ले रखी है, जो जुड़े हुए हैं, उनने मैं 100% कहता हूं कि आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा, और सबसे अलग रिजल्ट हम देख करके और लोगों को बताएंगे। परिवार अपना छोटा है, लेकिन क्वालिटी मेंटेन करेंगे तो जरूर लोग जुड़ेंगे। तो इसके अंदर मैं शेयर कर दूंगा, दोनों ही कर दूंगा। अब आरपीएससी किसको मानती वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। बट पहले प्रथम दृष्टिया इस प्रश्न को आप, इस उत्तर को आप सही माने, ठीक है। उसके बाद 74वां प्रश्न, इस प्रश्न को थोड़ा मैंने, इस प्रश्न का उत्तर था वो मैंने आपको थोड़ा अलग दिया था, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के ओपन सीरीज मैप का। अब इसका मैं क्लियर करना चाहता हूं मैंने किस वजह से वो आंसर दिया। अब आरपीएससी भी किस तरीके से इसको मानेगी। देखो, इसमें ये चीज तो सही है और ये चीज भी सही है, ठीक है। और मैं आपको सोर्स सहित बता देता हूं ताकि अपने एकदम कंसल्ट क्लियर हो जाए। दो मिनट के लिए रुके। हाँ, ये जो प्रश्न था
WGS84 डेटम पर आधारित है, ये तो सही बात है, और हार्ड कॉपी और डिजिटल कॉपी ये दोनों मैंने सही मानी थी, और मैंने इसको भी सही किया था, ये अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप पर बनाए जाते हैं। जबकि न्यू मैप पॉलिसी को मैंने पढ़ा, जब बच्चों ने मुझे ऑब्जेक्शन दिया कि सर ये नहीं है, मैंने जो दिया था उसमें ये हुआ कि भाई जो न्यू मैप पॉलिसी है 2005 की, उसमें दो सीरीज चलती है। एक चलती है डिफेंस मैप सीरीज, जिसको DSM कहते हैं, डिफेंस सीरीज मैप, और एक चलती है OSM, ओपन सीरीज मैप। डिफेंस सीरीज मैप के अंदर पॉलीकॉनिक यूज किया जाता है, ये मैंने वहां भी बताया था। तो उस समय थोड़ा मैंने गौर नहीं किया इस पे, तो हो सकता है उस पे भी पॉलीकॉनिक यूज करें, लेकिन उस मैप सीरीज में केवल इसमें, मतलब ओपन सीरीज मैप के अंदर केवल UTM दिया हुआ है, यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मर्केटर प्रक्षेप दिया हुआ है। उस दृष्टि से मुझे लगता है कि अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप इसमें यूज नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशंस में A और C है वो ऑप्शन बनेगा। इसका मैं थोड़ा क्लियरिफिकेशन भी कर देता हूं आपको। ये न्यू मैप पॉलिसी है। देखो, मेहनत करना अपना कर्म है, और मेहनत के बल पे ही अपन आगे जाते हैं। ये नेशनल मैप पॉलिसी 2005 है। इसके अंदर एक चीज लिखी हुई है, उसको मैं मेंशन करवाऊंगा आपको। टू सीरीज ऑफ मैप, ये देखिए, इसमें टू सीरीज ऑफ मैप है, अर्थात मैप की दो सीरीजें चलती है। अभी मैं इसको हाईलाइट नहीं कर पा रहा हूं इसमें। हाँ, अभी चल रहा है, ये देखिए। एक तो है डिफेंस सीरीज मैप, DSM। अब देखो DSM में देखो, दिस विल बी द टोपोग्राफिकल मैप ऑन एवरेस्ट एंड WGS84 डेटम, और आगे लिखा हुआ है एंड पॉलीकॉनिक ऑब्लिक UTM प्रोजेक्शन। ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। अब आप कहोगे सर तो आपने बनाए होंगे, अब ये हम तो बनाते नहीं हैं, और नए अपने ग्रेजुएशन और PG में इसको ज्यादा कोई वरीयता दी जाती, तब मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। अब डिफेंस सीरीज मैप में इसने 84 डेटम लिखा है, पॉलीकॉनिक और UTM प्रोजेक्शन लिखा है, ठीक है। अब यहां से मेरे दिमाग में ये बैठ गया कि भाई पॉलीकॉनिक यूज किया जाता, मतलब ये बहुशंकु, और बहुशंकु का संशोधित रूप क्या होगा, इंटरनेशनल प्रोजेक्शन होगा। उस वजह से मैंने इंटरनेशनल प्रोजेक्शन मान लिया था। लेकिन आगे देखिए, इसको मैं आगे बढ़ाता हूं थोड़ा, सेकेंड पेज पे। ये है ओपन सीरीज मैप, यानी जो अपना न्यू मैप पॉलिसी है, उस न्यू मैप पॉलिसी के अंदर दो तरह की सीरीज चलती है, और उसमें एक सीरीज है ओपन मैप, ओपन सीरीज मैप। तो ये वाला है ना ओपन सीरीज मैप, इसको ही वो पूछ रहा है, इस ओपन सीरीज मैप को ही पूछ रहा है। और इसके अंदर उसने एक गड़बड़ किया है, इसमें लिखा है कि ये OSM shall be a difference map sheet numbers and will be UTM projection on WGS84 datum। अब यहां केवल इसने UTM ही लिखा है, समझ गए। अब इसको पूरा पढ़ने के बाद मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि ऐसा हो सकता है कि डिफेंस सीरीज मैप के अंदर UTM प्लस पॉलीकॉनिक दोनों यूज होता है, और ओपन सीरीज मैप में केवल UTM होता है। ये मेरे दिमाग में अभी डाउट है, और ये डाउट रहेगा, आगे भी रहेगा। बट अभी प्रथम दृष्टया मैं ये कहता हूं कि भाई हो सकता है RPSC ने पेपर किस, जो प्रोफेसर था उसका दिमाग किस तरीके से चला होगा, उसके हिसाब से अभी मैं अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप को है वो नहीं मानूंगा, या UTM को मानूंगा, और A और C सही है। लेकिन एक संभावना, उन बच्चों को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है जिसने ABC तीनों लिखा है, मे भी पॉसिबल हो भी सकता है। अभी ये उत्तर जिन्होंने दिया है उसकी अच्छी पॉसिबिलिटी बनती है। एक मिनट, ओके। तो ये हो गया इस प्रश्न का। उसके बाद में अगला प्रश्न था 75। तो ये प्रश्न, इस प्रश्न का आप आंसर चेंज माने,
उसके बाद 75, इसको लेकर के भी बच्चों ने मुझे ऑब्जेक्शन दिया कि वनस्पति अनुक्रम के अंत में विकसित वनस्पति समुदाय को क्या कहते हैं। मैंने केवल चरम वनस्पति माना था, केवल बी, लेकिन बच्चों ने 2-3 सोर्स दिए, फिर मैंने पढ़ा, सविंदर सिंह को ढंग से पढ़ा, उसमें वो यूं कहता है कि इस वनस्पति को चरम वनस्पति व चरम जलवायु वनस्पति दोनों ही कहते हैं। तो यहां में भी पॉसिबल बी और सी दोनों ही सही बैठेगा। अब उसके अंदर ये लैंग्वेज लिखी हुई है, एक कुछ बच्चों ने मुझे ये भी कहा, एक बच्चे ने, कि सर उसमें लिखा है कि जलवायु वनस्पति अनुक्रम की अंतिम अवस्था या सेरे। तो नॉर्मली मैं कहता हूं कि सेरे उन संक्रमणकालीन अवस्थाओं के नाम है, तो यह सेरे नहीं बैठेगा। तो प्रथम दृष्टया यदि अपन सविंदर सिंह को माने तो बी और सी सही है। फिर मैंने वहां आपको समझाया भी था कि भाई ये अवस्था बनती है चरम क्लाइमेटिक कंडीशन में, चरम क्लाइमेटिक कंडीशन में जरूर बनती है। तो अब वो प्रोफेसर क्या मानता है, इसको चरम जलवायु, चरम वनस्पति मानता है या चरम जलवायु चरमता मानता है, लेकिन सविंदर सिंह के हिसाब से बी और सी दोनों सही है। इस प्रश्न का आंसर भी आप है वो करेक्शन कर दें एक मर्तबा। ओके, उसके बाद में एक मैंने सस्पेंस छोड़ा था 83 वाले प्रश्न का। 3 प्रश्न मैंने चेंज किए हैं अभी तक, और बाकी जो सस्पेंस थे उनके उत्तर दिए हैं। 83 का जो प्रश्न था ये मैंने छोड़ा था आरपीएससी पे। चरों में नाम मात्रा अर्थात नॉमिनल का संबंध पाया जाता है। इसमें विद्यार्थियों देखो, गुडमैन और क्रूशल ये गामा के ही टाइप है, और लेब्डा भी इसमें मिलता है। तो ऐसी कंडीशंस में मैं कहूंगा ये एबीसी तीनों राइट होंगे, कि लैम्बडा, गुडमैन क्रूशल और गामा। ये मैंने उस समय सस्पेंस में छोड़ा था, आरपीएससी पे छोड़ा था। अभी मैं मेरी दृष्टि से इस उत्तर को सही मानता हूं, आप भी अपना करेक्शन कर लें। उसके बाद में मैंने 99वें पे सस्पेंस छोड़ा था। 99वां जो क्वेश्चन था, ये कि वन शॉट कैश स्टडी, प्रथम दृष्टया तो मैंने उत्तर बता दिया था जहां तक मेरी समझ है, उसमें पूर्व प्रायोगिक शोध संरचना है, ये आपका राइट है। इनका ऑथेंटिक बुकों के अंदर प्रमाण भी मिलता है। और इस प्रश्न पर भी कुछ बच्चे मुझे आपत्ति दे रहे थे कि सर कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूटों में स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय बार एक्स मल्टीपल 100 है। मैं साफ कहता हूं कि आप सांख्यिकी की कोई बुक उठा करके देख लीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय बार एक्स यानी समांतर माध्य, मानक विचलन बटे समांतर माध्य, ये आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो मेरी दृष्टि से इसमें मैं कोई आंसर चेंज नहीं करूंगा, यही आंसर रहेगा। उसके बाद में हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 108वां। कम से कम 7 क्वेश्चनों पर मुझे आपत्तियां मिली थी, मतलब वैल्यूएबल आपत्तियां मिली थी। यूं तो बच्चों ने अपने अपने व्यूज से 20 प्रश्नों पर आपत्तियां डाली थी दोनों पेपरों में, बट मुझे 8-10 आपत्तियां थोड़ी वैल्यूएबल लगी। ये जो प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूची के उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है, इस प्रश्न को थोड़ा मैंने वहां डीप नहीं पढ़ा, और हो सकता है कुछ समझ में मेरे गड़बड़ हुई होगी, और मैंने इसका उत्तर बताया था आपको, प्रामाणिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन। उसके बाद कुछ बच्चों ने मुझे सोर्स भेजे, और हालांकि मैं ये बात भी मानता हूं कि मैंने जो मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर में जो कठिन चैप्टर वाला कोर्स था उसके अंदर रिसर्च को पढ़ाया था, और उस जो जहां मैंने पढ़ाया था वहां मैंने अनुसूची को अच्छी तरीके से पढ़ाया है और वहां ये सारी चीजें बताई है, लेकिन पता नहीं क्यों दिमाग से स्किप हो गया। इस प्रश्न का उत्तर विद्यार्थियों ये है, शोध निरीक्षण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना ये अनुसूची का उद्देश्य नहीं है। बंसल की किताब में आपको साफ मिल जाएगा, 3 उद्देश्य लिखे हुए हैं, संख्यात्मक आंकड़ों के संकलन में उपयोगी,
प्रामाणिक तथा वस्तुनिष्ठ अध्ययन, सही व उपयुक्त सूचनाओं का संकलन। ये स्पष्ट लिखा हुआ है और मैंने नोट्स में भी लिखवाया था। कुछ और भी है लेकिन ये तीन तो बिल्कुल मिलते हैं। तो इस प्रश्न का 108वें प्रश्न का उत्तर आप चेंज कर दीजिए। और हो सकता है मैंने उस समय उत्तर दिया और किसी के गलत हो गया, तो माफी चाहता हूं। थोड़ा बहुत आपको क्रोध भी आया होगा कि पता नहीं सर ये उत्तर कहां से दे रहे हैं। और लाजमी है कि जिस बच्चे के प्रश्न गलत हो जाता है वो थोड़ा क्रोधित तो होता ही है। अभी भी यदि किसी के चेंज हुआ है तो क्रोध करने की आवश्यकता नहीं, मैं आरपीएससी पे डाल देता हूं। जिस दिन तुम्हारी ऑफिशियल आंसर की आएगी उस दिन आप उन प्रश्नों को सही मानना। और मैं तो कहता हूं उस दिन ही नहीं, रिवाइज की आएगी, रिवाइज की, उसमें और फेरबदल होगा, बहुत बड़ा फेरबदल होगा रिवाइज की के अंदर। अब मैंने तो 8 प्रश्नों, मतलब 4 प्रश्नों को मैंने चेंज किया है। बाकी तो मेरा जो सस्पेंसिव था उस पे मैंने ओपिनियन दिया है। मैंने 4 प्रश्न को चेंज किया है। आरपीएससी पहली बार चेंज करेगी, 3-4 तो करेगी करेगी। और फाइनल आंसर की आएगी आपके इंटरव्यू के रिजल्ट के साथ, और उसके अंदर देखना आप बहुत बड़ा बदलाव होगा। मैं मेरी बात करूं तो 146 नंबर बन रहे थे उस समय मेरे, 146 पॉइंट कुछ बन रहे थे, और मुझे 1.5 नंबर की ऐसी उम्मीद थी। मैंने कहा 3 प्रश्न है वो इधर उधर हो गए तो 4 हो जाएंगे, तो 2 1.5 के आसपास बढ़ेंगे। तो मैं यूं समझ रहा था कि मेरे 48 होंगे, 148 होंगे। लेकिन लास्ट में जब मैंने नंबर देखे तो नरेश कुमार नंबर बन रहे थे 149.83, 83 थे या 63 थे ऐसे कुछ। और फिर देखा तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर चेंज, और कुछ प्रश्न तो दिखते डिलीट। तो आरपीएससी की अंतिम जो आंसर की है वहां तक आप उम्मीद बनाए रखें। देखो, मैं कहता हूं कि इनसे आपको जजमेंट नहीं ले लेना है कि ओहो मैं दौड़ से बाहर हो गया या मैं सेफ जोन पे आ गया। आरपीएससी की आने के बाद आप डिसाइड कर लीजिए कि मैं सेफ जोन के अंदर हूं या सेफ जोन से बाहर हूं। बट इंटरव्यू बहुत बड़ा वेटेज रखेगा विद्यार्थियों, 24 नंबर का इंटरव्यू है। और 24 नंबर के इंटरव्यू में बहुत ऊपर नीचे होता है, बहुत ऊपर नीचे होता है। हम हमारी भर्ती की बात करें तो 145 से ऊपर 4-5 लोग थे, और उस समय हम ये मानते थे कि भाई 140 वाले से तो हम ज्यादा सेफ है। समझ में आ रही बात? 140 वाले से हम ज्यादा सेफ है, ये हम मान रहे थे। लेकिन 140 वाला हमसे आगे निकल गया। यदि उनके 20 नंबर आ सकते हैं, 20 नंबर आपका इंटरव्यू बढ़िया जाए तो आ सकते हैं, और 140 वाला 160 पे चला गया, और हम थे जो 158.45 64 के आसपास रह गए। तो 20 नंबर के अंदर जैसे एक बच्चा 9 या 10 नंबर लाता है, एक बच्चा 18 या 20 नंबर लाता है, तो ये तो सीधा 10 नंबर का गैप है। तो आप उम्मीद को मत छोड़ें। मैं अगले वीडियो में जब भी मैं मेरिट के संबंध में लेकर के आऊंगा, मैं एनालिसिस करूंगा कि किस किस को अपनी उम्मीद बना करके रखनी है और अंतिम समय तक बना करके रखनी है। कोई थर्ड पेपर से घबरा जाता है, यार थर्ड पेपर बिगड़ गया, मेरिट का क्या होगा। हमारे बैचमेट में एक मैडम थी, वो थर्ड पेपर में शायद 20 से भी कम नंबर थे और उनका सिलेक्शन हुआ था। तो ये जरूरी नहीं है कि आपका कोई एक पेपर बिगड़ा है। अब पेपर बिगड़ने वाली बात मैं करूं तो कई बच्चों के बिगड़े, उसका मैं मेरिट वाले में एनालिसिस कर दूंगा। अभी थोड़ा दूसरे पेपर पे भी डिस्कस कर ले। दूसरा पेपर भी मेरे पास है, इसमें ज्यादा मुझे फेरबदल नजर नहीं आ रहा है। कुछ एक प्रश्न है जिसको मैंने सस्पेंस में छोड़ा था, उस पर मैं बात कर लेता हूं। एक है 84वां प्रश्न। एट्टी फोरवा प्रश्न है
मेरी इस मतलब इस पेपर का 84 वहां हो, तब मैं 84 वहां नहीं हूँ। ये प्रश्न है, अगस्त लॉस की बुक दी हुई है, उस पुस्तक में उद्योग से संबंधित किस तथ्य का उल्लेख है? उस समय मैंने थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था इस प्रश्न को लेकर के। देखो, जब आप इसको पढ़ोगे, एक बच्चे ने मुझे भेजा था कि सर ये जो अपने राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है, उसके में अंदर ये चीज लिखी हुई है। प्रथम दृष्टिया इसका उत्तर देखें उस लाइन से तो ये बनता है 2 नंबर। उद्योगों में स्थिति संबंधी, उद्योग से संबंधित किस तथ्य का उल्लेख है? मतलब अगस्त लॉस की थ्योरी है, वो लोकेशन बेस्ड है, स्थिति बेस्ड है। तो हमने मान लिया कि भाई ये प्रश्न आपका उत्तर सही होगा, आरपीएससी प्रथम दृष्टिया इसको है वो सही मानेगी। अब मैं एक सस्पेंस बताता हूं, आप जिसके भी ये प्रश्न किया हुआ वो तो 100% सही है, बाकी इसमें कोई सही नहीं होगा। ओके, बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, बट डिलीट होने के चांसेस है। क्या चांसेस है? अगस्त लॉस की थ्योरी को पढ़ोगे, भाई ये पूरी की पूरी थ्योरी इसी किताब में दी है। इस किताब में केवल ये एक चीज लिखी हुई नहीं है, इस किताब में अगस्त लॉस की ये थ्योरी दी हुई है। ये थ्योरी है उद्योगों में स्थिति बेस्ड। वो स्थिति को 3 टाइप से विभाजित करता है, समझे? एक लागत बेस्ड स्थिति की बात करता है वो, लागत आधारित स्थिति, और एक वो लाभ आधारित है उसकी कुछ बात करता है, और एक वो शायद बाजार आधारित है ऐसी कुछ बात करता है। वो मतलब 3 स्थितियों की बात करता है। अभी पूरा उसका मॉडल मुझे पता नहीं है, बट आप उसको पढ़ना ढंग से, क्योंकि भाई स्थिति में ये 3 फैक्टर काम कर रहे हैं। लागत या व्यय है, ऐसा कुछ है। लागत के अंदर उसने स्पष्ट लिखा है कि कौन कौन सी लागतें स्थिति को बताएगी। तो एक उसने लिखा है परिवहन लागत संबंधी स्थिति, और एक उसने लिखा है उत्पादन लागत संबंधी स्थिति। इन दोनों का जिक्र उसने किया है। अब मेरा डाउट ये, मेरा सस्पेंस ये कि हो सकता है उद्योग संबंधी स्थिति आरपीएससी सही माने, और कोई बच्चा यदि उसी बुक को एविडेंस देकर के और आरपीएससी ने चैलेंज करे कि स्थिति के अंदर ही उत्पादन लागत स्थिति और परिवहन लागत स्थिति की बात की गई है, तो एक चांस है डिलीट होने का। बट मैं ये नहीं कहूंगा, परमपिता परमात्मा से कहता हूं कि इस तरीके की कंट्रोवर्सी पैदा नहीं हो। जो बच्चा सही ढंग से पढ़ करके गया है उसके साथ न्याय होना चाहिए। प्रथम दृष्टया आरपीएससी आपका ये उत्तर मानेगी, इस उत्तर को जो आप सही करके आए हैं उनके लिए सही माने, और बाकी का कोई आंसर सही नहीं होगा, डिलीट होने के चांसेस है। ओके, ये आपका हो गया। बाकी कुछ बस बच्चे इस पर आपत्ति डाल रहे थे, मैंने उसको दे दिया है, पर्सनली भेज दिया है कि भाई इसमें ये उत्तर होता है। और मैं आपको ऑथेंटिक बुक सहित बता देता हूँ। एक बात मैं बीच में आपको और बताना चाहूंगा, आपको कोई भी किसी प्रश्न पे सस्पेंस है जो मैंने उत्तर दिए हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल पर डाल दें या मेरे उन व्हाट्सएप नंबर पे डाल दें। और एक में बीच में मुझे याद आ गया, आप वो पहले भी मैंने बताया था और अभी भी बता रहा हूँ, लेट कोई बच्चा देख रहा है, स्किप करके देख रहा है, आप अपने मार्क्स अपने व्हाट्सएप नंबर पे जरूर शेयर करें, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। और आगे की क्या रणनीति किस तरीके से होगी इसके संबंध में आप बात जरूर करें। मैं पर्सनली इंडिविजुअली बच्चों से बात करता हूं, एक टाइम मैं आपको दे दूंगा, उस टाइम पर अपन कॉल पे बात कर लेंगे। आपका पेपर बिगड़ा है, आप नर्वसनेस है, ऐसी कंडीशंस में भी आप मुझे जरूर मैसेज करें, अपनी जो अंदर की जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त जरूर करें, ताकि हम आपके लिए कोई मार्ग ढूंढ सके। ठीक है, ये प्रश्न हो गया, ये डाउट आपका क्लियर। उसके बाद में एक क्वेश्चन पर हमारा और डाउट है, हालांकि वो डाउट हमारे मित्रों से डिस्कस करने के बाद हुआ। एक वो जो अपना मृदा के प्रकार का था प्रश्न, 113 113 नंबर का जो क्वेश्चन था, मैं
ये जो क्वेश्चन था ना, निम्नलिखित में से कौन सा समूह मृदा प्रकार और जिला सुमेलित है? मैंने जो आंसर दिया था इंसेप्टिसॉल्स, एचएम सक्सेना, मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर ये है, वो लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। लेकिन हमारे मित्रों से डिस्कस होने के बाद में, वैसे राजस्थान में जो टेस्ट सीरीज यदि किसी की ज्योग्राफी की बढ़िया चली थी, और मैंने भी उनको देखा था, स्वाध्याय भूगोल अच्छी टेस्ट सीरीज थी, काफी बच्चों ने ज्वाइन भी किया था। तो उनको चलाने वाले साथी मेरे मित्र भी हैं, अच्छे जानकार है ज्योग्राफी के, उनसे भी मेरा डिस्कस हुआ। तो नॉर्मली हम इनकी डेफिनेशन में जाएं, इंसेप्टिसॉल्स, वर्टिसॉल्स, अल्पिसॉल्स और एंटीसॉल्स की डेफिनेशन में जाकर के, और फिर राजस्थान की मृदा पे उसको लागू करें, तो एक पॉसिबिलिटी है वो इसकी भी बनती है, एंटी सॉइल बांसवाड़ा की भी बनती है। अब जिसने ये उत्तर किया है वो भी अपने आप को नर्वसनेस न करे, क्योंकि हो सकता है आरपीएससी ने किस व्यू से इस प्रश्न को उठाया है। ओके, तो एचएम सक्सेना के अंदर ये है, और डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो ये बांसवाड़ा भी बनती है, और इनके चांसेस डेफिनेशन के हिसाब से कम है। बट चीज उठी कहां से वो मायने रखेगी, प्रश्न कहां से उठाए ये चीज ज्यादा मायने रखेगी। तो ये रहा है विद्यार्थियों अपना जो भी मोटा मोटा। हाँ, एक चीज और है, एक प्रश्न और है 142। आप सबका मैं शुक्रिया करना चाहूंगा, जिन जिन बच्चों ने मुझे ये बताने की कोशिश की कि सर हमारा परफॉर्मेंस ये रहा है और हमें इन प्रश्नों में डाउट है। एक जैसे 142वां क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की दाईं ओर से सहायक नदी नहीं है? मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि वो बाईं ओर से सहायक की बात कर रही है, दाईं ओर से नहीं है, मतलब कौन बाईं ओर से सहायक है ये बात कर रही है। मैंने इसका आंसर आपको दिया था धनसरी, ठीक है, और मैंने पूरा एक्सप्लेन भी किया था कि धनसरी कैसे होगा। कुछ बच्चों ने मुझे जो ऑब्जेक्शन भेजे, मैं उनको ये बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि सर दिसांग भी है, नेट के मुझे फोटो भी भेजे, फिर मैंने भी सर्च किया, किसी ने असम की साइट भी मुझे बताई कि सर ये असम की जो ऑफिशियल साइट है उस पे है। मैंने जो आंसर दिया था वो एनसीईआरटी के बेस्ड पे था, ये मैंने उस समय भी आपको बताया था। एनसीईआरटी 11th की बुक में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ब्रह्मपुत्र नदी को गिरिपदीय भागों में दिशंग या सिशंग के नाम से जाना जाता है, और कुछ बुकों में दिहंग भी लिखा हुआ मिलेगा। तो मैंने ये कहा कि भाई ये दिशंग है, उसकी तो वो बात कर रहा है कि वो तो मूल ब्रह्मपुत्र है, और धनसरी एग्जिट लेफ्ट से मिलती है। तो प्रथम दृष्टिया इस प्रश्न की संभावना बनी 100%, और अभी भी बन रही है। लेकिन एक चीज देखें, वो जो साइट की बात करें उसको देखें तो असम से एक नदी आती है दिशांग, काफी लंबी नदी है, बड़ी नदी है। तो इस प्रश्न के डिलीट होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे यदि बच्चा सही एविडेंस ले जाकर के दें तो। ओके, ये हो गया आपका जो मेरे से बन पड़ा, जहां मुझे लगा कि इसमें करेक्शन हो सकता है, वहां मैंने आपको करेक्शन बताया है। अब विद्यार्थियों मैं एक बात आपसे खुल करके कहना चाहता हूं कि जो हो गया वो हो गया, उसे भूल जाइए, उस पर ज्यादा चिंता मत करिए, आगे की तरफ विचार कीजिए। आगामी भर्तियों को लेकर के भी मैं आपसे रूबरू होऊंगा, और मूल रूप से मेरा जो फंडा रहता है वो ज्योग्राफी को लेकर के रहता है। भूगोल पर अपन बात करेंगे, स्कूल व्याख्याता भूगोल पर बात करेंगे, नेट जेआरएफ भूगोल पर बात करेंगे, और एक जो अपना वीडियो रहेगा वो इसको क्लासों को लेकर के रहेगा, सॉरी मेरिट को लेकर के रहेगा। इसके अलावा एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, मेरी भी हार्दिक दिल्ली इच्छा थी, जो मैंने प्रयास किया था। मेरे स्टूडेंटों ने कहा कि सर आपने जो 100 वीडियो, आप अप्रोक्सीमेटली यूं मान लो कि मेरे 25-30 वीडियो गूगल पे थे, यूट्यूब पे थे, जिसमें मैंने सिलेबस एनालिसिस करवाया था, केवल ये बताया था
कि तुम्हें ये पढ़ना चाहिए। ये बात मैंने बताई थी, तुम्हें ये पढ़ना चाहिए, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो कम से कम 40-50 मिनट का एक वीडियो था। तो ऑल ओवर अपन मान ले 15 घंटे थे। मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा एक वीडियो में कि उस 15 घंटों में से क्या चीज जो मैंने कहा था कि ये चीज आप देख लेना, और वो चीज हूबहू वहां से उठी है। और तो बहुत सारे होंगे, लेकिन 40-50 प्रश्न ऐसे होंगे जो आप जिसको डिफिकल्ट मानते हो। जैसे मैं फॉसर की बात कर लूं, एग्रियन ज्योग्राफी की, मैं रिले वाली परिभाषा की बात कर लूं, मैं बर्नहार्ड की परिभाषा, बर्नहार्ड का क्लासिफिकेशन था उसकी मैं बात कर लूं, चाहे वो मूर की डेफिनेशन की मैं बात कर लूं, ये सारी चीजें जो आप कठिन मानते हो, मैंने उस समय आपको बताया था कि इस पर ध्यान रखना। तो मेरी एक इच्छा भी है और बहुत सारे स्टूडेंटों ने कहा है कि सर उस चीज को लाइए ताकि बहुत सारे लोगों तक मैसेज जाए। तो एक क्लास में ऐसी लेकर के आऊंगा जिसमें सिलेबस एनालिसिस से हमें क्या बेनिफिट मिला, और एक जो बाकी वाले इंस्टीट्यूट्स करते हैं। तो मुझे भी स्टूडेंटों ने कहा कि सर आपने जो कठिन चैप्टर का और जीआईएस का करवाया है, उनमें से कितने क्वेश्चन आए हैं, किस टाइप से आए हैं, एक बार आप सभी लोगों को ये भी बताएं। तो मैं कोशिश करूंगा वो भी बताने की। आप सबको बहुत शुक्रिया कि आपका बहुत ही आत्मीय स्नेह मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, और आपके आत्मीय स्नेह और प्रेम की बदौलत और परमपिता परमात्मा की शुभ आशीर्वाद की बदौलत ही हम धीरे धीरे प्रगति कर रहे हैं। आप सबसे दिल की अनंत गहराइयों से आत्मीय प्रेम के साथ कहना चाहता हूँ, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप इस चैनल से जरूर जुड़ें ताकि हमें मनोबल मिलेगा। अब जुड़ने का क्या सिस्टम है, वो कोई बटन दबाना है कि इसको सब्सक्राइब करें या उसको ज्वाइन करें, उस तरीके से आपको क्लिक कर देना है ताकि जो भी मेरा नया जो वीडियो होगा वो आप तक पहुंचेगा। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है एन के ज्योग्राफी पॉइंट, उससे आप जरूर जुड़िए। और दूसरा, आपकी जो भी समस्या है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज जरूर करें। और जो भी आपके नंबर बन रहे हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मुझे अपने मार्क्स, सही सही मार्क्स बताने की जरूर कृपा करें, ताकि हम बच्चों के सामने एक एग्जैक्ट आइडिया दे सके कि ये मेरिट यहाँ तक जाएगी। बाकी आप सब मस्त होंगे, अच्छा पढ़ रहे होंगे, भविष्य में भी आप शानदार करेंगे, इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और जाते जाते अंत में कह देते हैं कि भाई जो अपना स्कूल व्याख्याता का जो बैच है वो विधिवत सिस्टमेटिक शुरू हो चुका है। पुणे 2-4 दिन बीच में मेरिट को लेकर के वीडियो मैंने नहीं डाले थे। जो मेरा एक गोल्डन प्रयास है ज्योग्राफी के अंदर, क्वालिटी एजुकेशन के साथ हम भर्ती में झंडे गाड़ने वाले हैं। मुझे 500 प्लस सिलेक्शन की उम्मीद है मेरे इस प्लेटफॉर्म से। ऑफलाइन की तर्ज पर मैं ऑनलाइन करवा रहा हूँ। सीधा सीधा कहता हूँ कि जो मेरे दिमाग में है उसके साथ साथ क्या चीज में एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन सकती है, मुझे चाहे 4 किताब देखनी पड़े, मुझे चाहे 8 किताब देखनी पड़े, उसको मैं कंक्लूज करके और बच्चे को लिखवाने का प्रयास करता हूँ। तो अभी लगभग 90 घंटे की क्लासें हो चुकी, यानी यूं समझ लें 1 तिहाई के आसपास हम पहुंच जाएंगे, 1 तिहाई से थोड़ा पीछे रहेंगे, 25 से 30% के बीच में। और कुछ क्लासें मेरी असिस्टेंट प्रोफेसर में बढ़िया ढंग से पढ़ाई हुई है, प्रैक्टिकल की वगैरह की, उन क्लासों को मैं जल्द अपलोड करूंगा। अच्छा प्रयास करेंगे, बेहतर प्रयास करेंगे। तो आप जिनकी भी इच्छा है ज्योग्राफी में कुछ नया करने की, वो जरूर जुड़िए। और यदि जुड़ नहीं सकते, आपको कोई जरूरी नहीं है कि भाई मैं इस कोर्स से जुड़ूं, सर मेरा बहुत अच्छा है सिस्टम और मैं ढंग से पढ़ रहा हूं। तो आप मुझसे पर्सनली जरूर जुड़ जाइए, ताकि जब भी आपके कोई असुविधा होगी या हम हमारे सामान्य बच्चों के लिए कुछ प्रयास करेंगे, वो प्रयास आपके लिए, भले ही आप नहीं जुड़े हुए हैं तो भी हम कर लें, ताकि आपको बेनिफिट मिलेगा।
तो हम तो यही चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर ज्योग्राफी के बच्चे इस नाम से जाने कि एन के ज्योग्राफी पॉइंट परिवार अपना ही परिवार। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ आज के इस सेशन को खत्म करते हैं। और एक बार फिर कहता हूं कि मैंने आंसर की बदली है, कुछ प्रश्न बदले हैं, तो आप निराश मत होइए, मुझे कोसिए मत। और हो सकता है आपके मन में अभी भी पुरानी आंसर की को लेकर कोई सस्पेंस है, तो आप जरूर मुझे व्हाट्सएप पे बताइए, हम फिर प्रयास करेंगे। आरपीएससी भी तो यार 3 बार आंसर की बदलती है। जिस असिस्टेंट प्रोफेसर ने किताब उठा करके प्रश्न बनाया है, वो प्रश्न भी बदल सकता है। तो अपनी तो इतनी औकात ही क्या है। तो खैर फिर अपन संशोधन करेंगे, अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।